गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी आप लोगों का स्टडी वगैरह भी स्टार्ट हो चुका होगा। सो वेलकम वंस अगेन, माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट में। तो अभी तक हम लोगों की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आप लोगों का गुलाम्स लॉ। आई होप आप लोगों को गुलाम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब एक बार अगर डेरिवेशन आपको समझ में आ जाए ना तो इसको बार बार करने की इच्छा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। अब कुलाम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने क्लास 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा बेटा। अब उसमें आपने ये पढ़ा था कि जैसे कोई भी 2 बॉडीज होती है ना नेचर में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कुलाम्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है और उसको रिपल भी कर सकती है। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, नेचर ऑफ चार्ज, कि वहां पे जो चार्ज का नेचर है वो कैसा है। अगर आप लोगों का सेम टाइप का चार्ज हुआ तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर आप लोगों का अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड थिंग कि ये जो कुलाम्स लॉ होता है ना बेटा, ये सिर्फ ऐसे चार्जेस के लिए वैलिड होता है ना, ऐसे चार्जेस के लिए वैलिड होता है जो कि रेस्ट पोजीशन में है। अगर कोई चार्ज मोशन में है तब आप लोग कुलाम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि कुलाम्स लॉ में, है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज लेते हैं। मतलब ये वैलिडी पॉइंट चार्जेस के लिए। अब आप पूछोगे कि सर ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है बेटा कि वो जो 2 चार्जेस का सेटअप आप लोगों का बना हुआ है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उन चार्ज का जो साइज है ना, वो बहुत छोटा है। सो दिस इज नोन एज पॉइंट चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक कुलाम्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम क्या बोला था उन्होंने, देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को देयर आर 2 चार्जेस, आप लोग 2 चार्जेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेट दोनों ही सेम टाइप के चार्जेस लिए मैंने। ये आप लोग का प्लस क्यू है और ये भी आप लोगों का प्लस क्यू है। और इसे आप चाहो तो Q1 बोल दो, इसे आप चाहो तो Q2 बोल दो। ओके, और दोनों पे आप लोगों का सेम मैग्नीट्यूड है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप का हो सकता है। सेम टाइप के हुए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अपोजिट टाइप के हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए सो क्या बोल रहा है ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओके, बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, okay, between 2 charged bodies is directly proportional to the product of their charges। मतलब इसका यूं कहने का है बेटा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना बच्चा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो जो गिवन चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कम आ रहा है तो फोर्स कम लगेगा। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं हम लोग। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा आप लोगों का r, है ना, तो इनकी जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दैट मीन्स द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये जो मैंने लिखा है आप लोगों का कि ये जो आप लोगों का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, है ना। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों को कोई 2 चार्जेस है ना बेटा, उनके बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है आप लोगों का वो लग रहा है, लेट कोई 2 चार्जेस है, उनके बीच में आप लोगों का फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10⁹ मीटर, है ना, न्यूटन। ओके, और ये फोर्स लग रहा है आप लोगों का बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पे। कितना है बच्चा? 1 मीटर डिस्टेंस पे। अभी आप लोगों ने क्या किया, इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। बोले सर बढ़ा दो, तो इसका डिस्टेंस जैसे ही आप बढ़ाओगे ना बेटा तो ये आप लोगों का 2 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस बढ़ाने पे, है ना, अब डिस्टेंस डबल हो गया। इसका मतलब इसका फोर्स जो है वो हाफ नहीं होगा, है ना। इसका फोर्स क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना इसके स्क्वायर टाइम्स
कम हो जाएगा, है ना। मतलब स्क्वायर टाइम्स मतलब ये जो आप लोगों का 2 है ये हो जाएगा 2 2 सा 4, ओके। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 4, और ये आप लोगों का 9 इंटू 8 10 आप इधर से निकाल लो तो ये हो गया आप लोगों का 10⁸, है ना। तो ये आप लोगों का थोड़ा और सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू जो है बेटा, है ना, या फिर और आसान शब्दों में मैं बात करूं, ये शायद आप लोगों का अभी थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा और इजी वे में बात करें तो अभी आप लोगों का अगर जैसे मान लो 100 न्यूटन का फोर्स कहीं पे लग रहा है ना, तो अब वो 50 का नहीं लगेगा बेटा, अब वो आप लोगों का 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25 न्यूटन का लगेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ओके। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, इसे मैं फिर से मेंशन कर दूं, है ना। जैसे मान लो आप लोगों का पहले 100 न्यूटन था तो अभी डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25 न्यूटन हो जाएगा। अगर मान लो डिस्टेंस को मैंने 3 मीटर कर दिया, अगर बेटा मैंने इस डिस्टेंस को मान लो कितना कर दिया बच्चा, मान लो इस डिस्टेंस को मैंने 3 मीटर कर दिया, है ना, तो अब क्या हो जाएगा 3 3 सा 9 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग और आगे का हमारा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या करें कि ये दोनों इक्वेशंस है इनको कंबाइन कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस लिया हमने, कंबाइन किया तो ये हो गया आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, है ना, तो आप लोगों का कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं वो कांस्टेंट है कि दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइनली आपका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ओके। जहां पे जो k है बेटा आप लोगों का, है ना, जो k है दैट इज नोन एज, जो आप लोगों का k है, ओके। चलिए k के बारे में हम लोग थोड़ा पीछे बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो आप लोगों का k है बेटा, दैट k इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है बेटा आप लोगों का k इज इक्वल्स टू होता है आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर होता है 9 इंटू 10⁹। अब इसका यूनिट, है ना, इसका यूनिट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यूनिट कैसे लिखेंगे देखो। तो फिर से हम लोग हमारे फॉर्मूले का यूज करते हैं, पहले हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ओके। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं बेटा कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो अगर मुझे इस k, है ना, अगर मुझे इस k की यूनिट निकालनी है तो ये जो आपका R स्क्वायर है ये बेटा इधर चला जाएगा, तो ये हो गया F तो हो गया आपका न्यूटन, ये R जो है ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 जो चार्जेस हैं, है ना, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये इधर आके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कूलाम इनवर्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह आप लोग इसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। जहां पे बेटा ये जो आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब होता है बेटा आप लोगों का परमिटिविटी, ओके, फॉर वैक्यूम, है ना। परमिटिविटी का सीधा सा मतलब ये रहता है बेटा कि कोई भी मीडियम आप लोगों को कितनी परमिशन देता है ना। जैसे आप लोग अभी वैक्यूम में एक दूसरे से कोई दो ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये कंडीशन उनके साथ वाटर में नहीं होगी, है ना। वाटर में थोड़ा फोर्स उनके बीच में कम लगेगा, है ना। तो ये जो परमिशन होती है दैट इज कंसिडर एज परमिटिविटी, ओके। और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या है बेटा आप लोगों को परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, इसका भी अपना जो है वैल्यू होता है बेटा, वो होता है आप लोगों का 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, जो इसका यूनिट होता है ना वो आप लोगों का इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, क्योंकि देखो ये एप्सिलॉन नोट यहाँ है, अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो सारी यूनिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का, इसका यूनिट मैं आप लोगों का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का, इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12
न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर कभी आपके चार्जेस जो है ना, वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तब आप लोगों का फॉर्मूला क्या होगा? सो फॉर एनी मीडियम, ओके, अगर आप लोग किसी मीडियम के बारे में बात करें, है ना, तो मीडियम के लिए इसका वैल्यू होगा बेटा आप लोगों का F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, जहां पे आप लोगों का जो ये एप्सिलॉन m है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इसको थोड़ा सा और छोटा करके मैं यहीं पे आप लोगों का मेंशन कर दूं, जहां पे आप लोगों का जो ये एप्सिलॉन m है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो ये था आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की हमने बात कर ली, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब। अब बात करते हैं हम लोग कि ये 1 कूलम्ब क्या होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 1 कूलम्ब क्या होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब, अगर मैं 1 कूलम्ब के बारे में बात करूं बेटा, तो इफ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, है ना, ये आप लोगों के 2 चार्जेस हैं Q1 Q2। ओके, और ये एक दूसरे से मान लो आप लोग r डिस्टेंस पे या फिर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बेटा? 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, वो है आप लोगों का 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, अब क्या होगा, है ना, तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं। अभी आप लोगों ने देखा कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? F इज इक्वल्स टू, ओके, ये होता है आप लोगों का K, जहां पे आप उसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला लिख लो पूरा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके बच्चा, अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो, है ना, यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू ये आप लोगों का Q स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो चार्जेस लोगे वो सेम मैग्नीट्यूड के लोगे, है ना, मतलब आप लोगों का Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q होगा। ओके, और डिस्टेंस जो है वो कितना लिया हुआ आप लोगों ने? 1 मीटर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप लोगों के पास F का भी अपना वैल्यू है, कितना है? 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। ओके, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो फाइनली आप लोगों के पास जो बचा वो बचा बेटा, आप लोगों के पास इसका वैल्यू बचा, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, है ना, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई 2 चार्जेस है ना, वो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन है, तब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 1 कूलम्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन जरा एक बार फिर से पढ़ लो तो आप लोगों को और क्लियर हो जाए। डेफिनेशन क्या था कि इफ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, okay, of 1 meter in vacuum and force between them is 9 × 10⁹ Newton, then magnitude of charge is said to be 1 कूलम्ब। क्लियर है? चलिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। दूसरी बात ये रहती है कि इट इज ओनली वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट पे हैं सिर्फ वहीं आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर पाओगे। और तीसरी बात यह है कि इट इज ओनली वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, मतलब
अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है ना, तो ही आप लोग ये वाला लॉ वहां पे अप्लाई कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना। इसको भी हम लोग के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक के आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा था है ना, जिसको हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, बट इससे ये अलग होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इस के बारे में। ये होता है बेटा आप लोगों का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप बोलोगे कि सर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब बेटा इट्स जस्ट रेशो है ना। मान लो दो चार्जेस हैं, वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, और दो चार्जेस है वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं। तो वैक्यूम में रखे चार्जेस का मीडियम में रखे चार्जेस से जो रेशो होता है दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों के अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या थोड़ा और अच्छे से अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। मान लो मेरे पास बेटा यहाँ पे दो चार्जेस है ना, ये दो चार्जेस हैं, ये अभी आप लोगों का एयर में रखे हुए हैं है ना, या वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा है ना। तो ये एक दूसरे को सपोज करो अभी आप लोगों का 100 न्यूटन से क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब मैंने क्या किया कि इन्हीं चार्जेस को उठा के बेटा ना पानी में डाल दिया। क्या किया मैंने, इन्हीं चार्जेस को उठा के सेम डिस्टेंस पे रखे है ना, सेम डिस्टेंस पे रखे, पर ये मैंने इनको उठा के क्या करा बेटा, पानी में डाल दिया। अब आप बताओ कि हवा में जितनी स्पीड से आप दौड़ सकते हो, क्या पानी में भी आप लोग उतनी स्पीड से दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे ना। क्यों? क्योंकि पानी जो ये मीडियम है ना, ये आप लोगों को दौड़ने की परमिशन नहीं देगा है ना। मतलब उसका कुछ नेचर है जिसके कारण आप उसमें अच्छे से नहीं दौड़ पाओगे जितना आप एयर में दौड़ पा रहे हो। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में जितना पहले फोर्स लग रहा था अब वो नहीं लग पाएगा। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो वो 81 टाइम्स कम हो गया। कितना कम हो गया बेटा? 81 टाइम्स कम हो गया। तो आप लोगों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा, अब जैसे पहले यहाँ पे आप लोगों का 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब ये कितना कम हो गया बेटा आप लोगों का? 81 टाइम्स कम हो गया है ना। तो जितने टाइम्स कम हो बस वही आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ओके, आई बात समझ में? अब जैसे मान लो अभी चार्जेस है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से वैक्यूम में रखे हुए हैं है ना। वो चार्जेस जो है कहाँ रखे हुए, दो चार्जेस है ना, वो कहाँ रखे हुए हैं? आप लोगों का वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब उसके बीच में आप लोग पेपर लेके आ गए। क्या लेके आ गए? उसके बीच में आप पेपर लेके आ गए। तो क्या होगा, पेपर लाने की वजह से है ना, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा छोटा सा पेपर लाने की वजह से उन दोनों के बीच का जो चार्ज है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? मतलब उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। अब जैसे मान लो उनके बीच का जो फोर्स है वो 2 टाइम्स डिस्टर्ब हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का पहले तो 100 न्यूटन लग रहा था, बट अभी आप लोगों का उसको लाने की वजह से जो है ये 2 टाइम्स डिस्टर्ब हुआ है ना। तो आप लोगों का यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 2। आई होप आप लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है उसका मतलब भी समझ गए होंगे है ना। और ये जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि ये क्या होता है, तो ये होता है वैक्यूम में रखे है ना, कोई दो चार्जेस है उनके बीच में जितना फोर्स लग रहा है, और किसी मीडियम में रखे वही चार्जेस है उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इसके रेशियो को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, चलिए बात करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। आप लोगों को पता है बेटा कि यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला लिखा हुआ है K इज इक्वल्स टू एफ नॉट। ओके, मतलब दो चार्जेस हैं, वैक्यूम में अगर रखे तो उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, और मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अब आपको पता है अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा कि जो एफ इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा आप लोगों का K, ओके, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग K की वैल्यू लिखो, यहाँ पे आप लोग K की वैल्यू लिखो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि मीडियम में रखे हुए हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हुआ, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हुआ, और आप लोगों का K इज इक्वल्स टू कितना आया? ये आया आप लोगों का
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। ओके, जिसको और थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, वो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर है ना हम लोग फोर्स को लेके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे थे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था आप लोगों का फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। बट जब बात परमिटिविटी की होती है तो इसका उल्टा हो जाता है ना। अब आप लोगों का फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया बेटा, अब आप लोगों का फॉर्मूला हो गया है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स के केस में और आप लोगों का परमिटिविटी के केस में एक दूसरे का उल्टा होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। फोर्स को लेके अगर बात करोगे ओके, तो वैक्यूम पहले आएगा, मीडियम बाद में आएगा, मतलब वैक्यूम आप लोगों का न्यूमरेटर में आएगा और मीडियम डिनोमिनेटर में आएगा। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो मीडियम आप लोगों का पहले आएगा, मतलब न्यूमरेटर में आएगा, और आप लोगों का फ्री वैक्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये जो आप लोगों ने लिखा है ना, इसे बोलते हैं हम लोग बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाता है इसे? रिलेटिव परमिटिविटी, जो जिसे आप लोग के की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा आप लोगों ने पहले लिखा के एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो के है इसकी जगह आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी को आप एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप फाइनली लिख सकते हो एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी काम करती है दैट इज वेक्टर। ओके, तो मतलब सिर्फ हम लोग इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये बेटा मान लो आप लोगों का ओरिजिन है और इससे वेक्टर r1 डिस्टेंस पे, है ना, आप लोगों का वेक्टर r1 डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज q1 है और यहाँ पे आप लोगों का वेक्टर r2 डिस्टेंस पे एक चार्ज q2 है। अब क्या होगा बेटा कि ये q1 पे जो है ना, ये q1 पे q2 फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स होगा इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर F12। ओके, और इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर F21, है ना। 1 2 का मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑन 1 बाय 2। ओके, F12 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बाय 2, है ना। अब देखो ये जो Q1 पे फोर्स लग रहा है ना, ये किस डायरेक्शन से लग रहा है? ये Q2 डायरेक्शन से लग रहा है ना। तो जब आप इधर के बारे में बात करोगे, है ना, कि डायरेक्शन जो आप लोग का फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर की साइड है? 2 से 1 की तरफ है ना। तो हम लोग इसे लिखेंगे बेटा R वेक्टर R21। और जब ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जब ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना, जब ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तब आप लिखेंगे इसे वेक्टर R12। ओके, आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स ओके ऑन Q1 बाय Q2। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लोगों को पता, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि F, है ना, अभी हम लोग 1 2 के बारे में बात कर रहे हैं। F12 विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब अभी फिलहाल ये है स्केलर फॉर्म में, है ना, ये है आप लोगों को स्केलर फॉर्म में। अगर आप लोगों को इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे आप लोग एक स्पेशल वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हो जिसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग अगर आर कैप, ओके, अब डायरेक्शन किधर है? अभी 2 से 1 की तरफ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर कैप 2 1, तब ये आप लोगों का वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्लियर? अब ये जो आप लोगों का यूनिट वेक्टर है इसको भी हम लोग थोड़ा और डिफाइन करके लिख सकते हैं, जहां पे आप लोगों का ये जो आर कैप 2 1 है, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज वेक्टर आर
R21 अपॉन R, है ना। जब मैग्नीट्यूड हो तो आप लोगों का R21 लिखो, R12 लिखो, बात बराबर होती है ना। तो ये क्या था आप लोगों का, दैट इज यूनिट वेक्टर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का वेक्टर F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओके R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आप लोगों का वेक्टर R21 अपॉन R, है ना। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अब हो जाएगा आप लोगों का वेक्टर 12 इक्वल्स टू K Q1 Q2, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होके जाएंगे R क्यूब। और अब जो आप लोगों का वेक्टर R21 है, इसे भी और डिफाइन करके लिख सकते हैं आप लोग, है ना। इसे आप लोग लिख सकते हैं वेक्टर R21 कैन बी रिटन एज R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। पढ़ा है ना आप लोगों ने 11th क्लास में कि इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा आप लोगों का F12 वेक्टर F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा आप लोगों का R1 माइनस R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये पता है बेटा कि जो भी आप लोगों का, है ना, जो भी आप लोगों का Q1 पे फोर्स लग रहा है ना, वो Q2 की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी आप लोगों का ऐसा कोई केस होता है जहां पे एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, तब हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, है ना। वहां पे हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। और वो क्या होता है बेटा, उसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप लोग यहाँ पे, है ना, वेक्टर F12 के बारे में पढ़ रहे हो और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है कि इस पे F21 पे, बट इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो कैसा हो गया, अपोजिट, है ना। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, आप लोगों का जो वैल्यू निकला है ना, जो वेक्टर F12 के लिए जो वैल्यू निकाला है ना, उसमें सिर्फ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों को वेक्टर F21 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करें, तो ये माइनस लगाया आपने, यहाँ पे आप लोगों का जो भी F12 का वेक्टर F12 का वैल्यू था आप यहाँ पे प्लेस करो, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये जो -1 है ना, ये इसका जब मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो ये जहां पे आप लोगों का वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिखा है ना, ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का, अगर आप लोग F21 लिखना चाहते हो, है ना, तो ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आई होप आप लोगों को वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ओके, अभी तक आप लोग कुलाम्स लॉ में 2 चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लो आप लोगों का मोर देन 2 चार्जेस हुआ, तब क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो। इसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सो ये बोलता है बेटा कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जो भी आप लोगों का गिवन चार्ज है, इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस ऑन इट, है ना। मतलब कोई भी एक गिवन चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो बाकी सब चार्जेस का वेक्टर सम होता है।
आई बात समझ में आपको? बाकी जितने भी चार्जेस वहां पे प्रेजेंट है उन सब का है ना वेक्टर सम होता है उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स। ओके, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो गए है ना, बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो गए। लेट सपोज ये आप लोगों का Q1 है ना, ये आप लोगों का Q0 है ना, ये आप लोगों का Q1 हो गया, ये आप लोगों का Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Qn हो गया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे हो गए है ना। अब आप लोगों को पता है कि ये Q0 और Q1 है ना एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्स लगाएंगे, तो आप लोगों का ये Q0 Q2 भी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ये Q0 Q3 भी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, और ये आप लोगों का Q0 Qn भी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे है ना। पर इसका ऐसा मतलब है कि ये जो Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा इस Q2 की प्रेजेंस के कारण। ओके, और जो फोर्स आप लोगों का Q0 और Q2 के बीच में लग रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा आप लोगों के Q3 और Qn की प्रेजेंस की वजह से, है ना। मतलब कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कभी भी किसी तीसरे चार्ज के आने या जाने से अफेक्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? चलिए और थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको हम लोग। और दूसरी बात ये लिखा है बेटा इसने कि कुलाम्स लॉ gives the force between two charges but superposition principle help us to find force on a charge due to multiple charges, है ना। कि अगर एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो तब हम लोग कौन सा वाला लॉ यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों का यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q0 है, ये ओरिजिन से आप लोगों का R0 वेक्टर R0 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये आप लोगों का Q1 है, ये आप लोगों का वेक्टर R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये आप लोगों का Q2 है, ये आप लोगों का वेक्टर R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये Qn है, और ये आप लोगों का Rn वेक्टर Rn डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। अब क्या होगा बेटा कि ये Q1 है ना, ये आप लोगों का जो Q0 है, ये Q0 है, इस पे आप लोगों का जो Q1 है ना, वो भी फोर्स लगाएगा, वो भी फोर्स लगाएगा। फिर आप लोगों का जो ये Q2 है बेटा है ना, ये जो Q2 है ना, ये भी फोर्स लगाएगा है ना, ये भी आप लोगों का फोर्स लगाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बन पाएगा वो, है ना, ये भी फोर्स लगाएगा। फिर आप लोगों का जो Qn है ना, वो भी फोर्स लगाएगा। जो ये आप लोगों का Qn है ना, ये भी आप लोगों का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये स्टडी करना है कि ये Q0 पे नेट फोर्स कितना होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन राइट दिस Q0 F वेक्टर F0 इज इक्वल्स टू वेक्टर F10 प्लस वेक्टर F20 प्लस वेक्टर F30 एंड सो ऑन। यहाँ पे जितने भी चार्जेस आप सभी को ले सकते हो। ओके, एन नॉट है ना। अब आप लोगों को पता है ना कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसे आप लोग लिख सकते हो वेक्टर F0 इज इक्वल्स टू, अब बात कर रहे हैं हम लोग कौन कौन से के बारे में, ये आप लोगों का Q0 और Q1 के बारे में, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे K Q1 Q0 अपॉन R क्यूब, है ना। और जो भी आप लोगों का फोर्स लग रहा है ना, फोर्स कौन सा है आप लोगों का 10, तो उसका अपोजिट हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वेक्टर R01, वैसा का वैसा यहाँ पे होगा। देखो आप लोगों ने लिखा था ना यहाँ पे, ये आप लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये देखो कि यहाँ पे आप लोगों का अगर 21 था तो ये फोर्स आप लोगों का 12 था, है ना। बस इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब आप लोग वेक्टर F20 के लिए लिखेंगे के Q2 Q0 अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा आप लोगों का R02। ओके, एंड सो ऑन। और आप लोगों का जो Fn0 है उसके लिए लिखा जाएगा कि Qn Q0 अपॉन R क्यूब R0n R वेक्टर नॉट n। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, मे भी पॉसिबल कभी अगर आप लोगों को देखने में किसी टाइप की कोई परेशानी हो तो। जस्ट अ मिनट। अभी क्लियर है, अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, फोटो
डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, कैमरा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। ओके, तो चलिए अब इसे थोड़ा और डिफाइन करते हैं, है ना। आप लोग इसे किसी कॉमन फार्मूले में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एफ नॉट है वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भैया के, है ना, और क्यू नॉट तो आपका सभी में आ रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लो। अब ये यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 से लगा के Qn तक, है ना, मतलब ये सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे समेशन यूज कर सकते हैं। और किसका कर रहे हैं हम लोग, तो Q का कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे इसको लिख लो आप QI, तो I की जो वैल्यू है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से लगा के आप लोगों का n तक है। ये हो जाएगा अपना अपॉन r क्यूब, और ये हो जाएगा आप लोगों का, है ना, अपोजिट हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का नॉट आई। ओके, वेक्टर आर नॉट आई। तो ये आप लोगों का एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है जिसकी हेल्प से आप कितने भी, है ना, मल्टीपल चार्जेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। ओके, सो इट वॉज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को तीनों की तीनों चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर आप लोगों का फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ माई कॉन्टेक्ट नंबर 7869145191। ओके, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है ना है उसे आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अभी कुछ 2-3 डेज में आप लोगों की जो भी क्लासेस हैं, है ना, उनका नोट्स का PDF भी आप लोगों का डलना स्टार्ट हो जाएगा। सो बने रहिए बस इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।